हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो कल के दिन अगर देखेंगे तो मैंने जो है डीमार्ट के ऊपर डे बिफोर येस्टरडे तो डीमार्ट के ऊपर मैंने Q3 के नंबर्स को कवर किया था, जहाँ में मैंने लेवल्स को भी बताया था और मंडे के दिन ये भी कहा था कि मंडे के दिन जो है बड़ी गिरावट हो सकती है। सो अब इसके बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐसे रीज़न्स है जिस वजह से स्टॉक के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है और कितने नीचे के लेवल्स जो है वो डीमार्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और हमें जो है कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो पहले जो है सबसे पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाते हैं कि नंबर्स की वजह से ही जो है आज के दिन अगर देखें तो शेयर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम था तो सेल्स अगर देखें तो 10,000 करोड़ से अगर देखें तो 10,600 करोड़, उसके बाद 11,500 करोड़ के आसपास। अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पे देखोगे तो रेवेन्यू के फ्रंट में जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है एक्सपेंसेस के अंदर। कंपनी के खर्चे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो पहले के क्वार्टर में अगर देखिए जून के क्वार्टर में Q1 में तो 9,000 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 9,700 करोड़, उसके बाद अगर देखेंगे तो 10,600 करोड़ के आसपास जो है वो एक्सपेंडिचर जो इनका एक्सपेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर आप लास्ट दिसंबर से कंपेयर करोगे तो 8,351 करोड़ से अभी लगभग 10,600 करोड़ के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट जो है 27% का इजाफा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर में। तो खर्चे जो है वो 27% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका जो मेजर रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे डीमार्ट के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। उसके अंदर भी अगर देखेंगे तो इनके जो सबसे ज़्यादा खर्चे देखने को मिल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चे इन्होंने जो है वो अपने स्टाफ के सैलरी के ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। लगभग इनका जो स्टाफ का सैलरी था वहाँ पे 19% के आसपास का जो है बढ़त देखने को मिला, लगभग 192 करोड़ का और एडिशनल बर्डन जो है इनके ऊपर देखने को मिला। अब आपको ये भी सोचना होगा कि अभी देखेंगे तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज सैलरीज जो है वो एम्प्लॉयज़ की बढ़ते हुए देखने को मिली। अगर सबकी सैलरीज बढ़ रही है तो डीमार्ट के एम्प्लॉयज़ की भी सैलरीज बढ़ेंगी और उसका जो बर्डन है वो ऑटोमेटिकली जो है डीमार्ट को जो ओनर है उनको ही उठाना पड़ेगा। बट दूसरे तरफ क्या आ गया कि सैलरीज बढ़ रहे, उसके साथ ही जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ आ गई, जिस वजह से अगर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे हैं बट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। ये दो पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने जो स्टोर एडिशन किए। डीमार्ट की जो खासियत है वो यही है कि ये जो है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को बाय करते, उसको रेंट नहीं करते। इनके प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू भी बढ़ते, उसके साथ ही उसी सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये बिजनेस भी करते हैं। दोनों जगह से जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर थर्ड क्वार्टर में देखें तो सिर्फ 4 ही स्टोर जो है इन्होंने ऐड किए। ये भी जो था एक नेगेटिव सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स के अंदर क्रिएट किया, या जो भी रेटिंग एजेंसीज है। रेटिंग एजेंसीज का मानना था या उन्होंने ऐसा कंसिडर किया था कि जो स्टोर है वो लगभग 12 स्टोर ऐड होने चाहिए थे। अगर 12 स्टोर का अगर एक्सपेक्टेशन जो था वो 12 स्टोर का था, उसके सामने अगर देखेंगे तो सिर्फ 4 ही स्टोर जो है वो डीमार्ट ने इस क्वार्टर के अंदर ओपन किए हैं। ऑलमोस्ट जो काउंट है वो 314 स्टोर्स के आसपास होना चाहिए था, बट अभी के लिए देखें तो 306 स्टोर्स ही है अभी डीमार्ट के पास। एक्सपेक्टेशन जो था वो टोटल काउंट 314 का था, बट अभी देखें तो सिर्फ 306 स्टोर्स ही देखने को मिल रहे हैं। मैं अगर ओवरऑल प्रॉब्लम की बात करूँ तो ओवरऑल प्रॉब्लम यही है कि कंपनी के जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके सामने अगर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होते हुए देखने को मिला, जिसका मेजर रीज़न था इन्फ्लेशन। अब जो रॉ मटेरियल है या जो जहाँ से ये लोग बाय करते हैं वहीं से अगर महंगा मिलेगा तो ये जो पूरा प्राइस है उसको टोटली जो है कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि डीमार्ट जो जाना ही जाता है कि वो सबसे कम प्राइजेस पे जो है अक्रॉस जितने भी ट्रेडर्स हैं या दुकानदार है या जितने भी छोटे मोटे दुकान हैं उनसे जो है सबसे सस्ता अगर डीमार्ट ही बेचता है। तो ये जो इन्फ्लेशन वाला कॉस्ट है ये सिर्फ डीमार्ट को खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से अगर देखेंगे तो रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो लगभग 590 करोड़ के आसपास देखने को मिला। वहीं अगर दिसंबर में देखेंगे तो 553, एक साल पहले की बात करेंगे तो 553 करोड़ से अगर देखें तो 590 करोड़ के आसपास अभी के लिए देखने को मिल रहा है। देखेंगे तो फ्लैट ही जो है वो प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 686 से 590 करोड़। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि
सितंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला, उसके बावजूद भी जो है प्रॉफिट क्यों गिरा? तो प्रॉफिट गिरने का रीज़न अगर यहाँ पे देखेंगे, पिछले क्वार्टर के अंदर जो था एक टैक्स एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा था, जिस वजह से यहाँ पे 686 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 812 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो डीमार्ट के अंदर देखने को मिला। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आपको ओपीएम देखना पड़ेगा तो ओपीएम अगर देखेंगे तो 10% से 8%, और अभी भी जो है वो 8% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। सो मार्जिन्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, उसके साथ ही जो इनका बड़ा प्रेशर देखने को मिला वो एक्सपेंसेस के ऊपर देखने को मिला, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी घटते हुए देखने को मिला। सो यही एक मेजर रीजन है। और दूसरा जो है उनका बिजनेस मॉडल स्टोर्स एडिशन का, सो वहाँ पे भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके जो मैनेजमेंट है उन्होंने सिर्फ 4 स्टोर्स का ही एडिशन किया। ये जो है वो डीमार्ट का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप आरएसआई देखोगे तो अभी के लिए 33 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे पिछले एक टाइम का एग्जांपल देना चाहता हूँ, जहाँ पे आरएसआई जो था वो ओवरसोल्ड जोन में आपको देखने को मिल रहा था, लगभग 19 या 20 के आसपास। सो वहाँ से अगर देखेंगे कि 13 मई को जो था वो ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रहा था, और अगले ही दिन जो है वो वापस से ओवर आरएसआई इंडेक्स के अंदर चलते हुए देखने को मिला, या आरएसआई इंडेक्स बढ़ते हुए देखने को मिला। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो ज़्यादा देर तक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं रह सकते। वहाँ पे जो है 101% बाइंग आते हुए देखने को आपको मिलेगी, और आपको जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का हमेशा फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे मैं यही दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन ही ओवरसोल्ड जोन में रहा, अगर अच्छा स्टॉक नहीं होता तो वो दूसरे दिन जो है वो आरएसआई इंडेक्स के अंदर बढ़ते हुए आपको देखने को नहीं मिलता। सो यहाँ पे भी मैंने यही बताया था कि कल के दिन, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3600 अभी के लिए 3600 के आसपास अगर देखेंगे तो सपोर्ट है, उसके बाद अगर देखेंगे तो 3400 के आसपास, उसके बाद अगर देखेंगे तो 3200 के आसपास का सपोर्ट है। लमसम मैं आपको ये नंबर्स बता रहा हूँ। सो अगर ये 3600 का सपोर्ट तोड़ता हुआ देखने को मिलता है तो वापस से आपको 3400 और 3200 देखने को मिलेगा। बट आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद और गिरावट नहीं हो सकती, सो मैं ये कहूँगा कि आप 3600 के लेवल के ऊपर भी जो है बाइंग करके चल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए जो मार्केट के अंदर एफआईज आते हुए देखने को नहीं मिल रहे, मार्केट के अंदर अभी के लिए कोई भी एफआईज है नहीं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सो हमको ये नहीं पता है कि वो सेलिंग कब तक रुकेगी। जब तक वो सेलिंग रुकती नहीं, मार्केट के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी और नेगेटिव साइड के ऊपर जो प्रेशर है वो बनते हुए देखने को मिलेगा। सो उस केस के अंदर ओवरऑल अगर मार्केट नहीं चलेगा तो डीमार्ट भी नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3400 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक दो स्टॉक बाय करने की अगर आपकी क्षमता है तो आप एक स्टॉक वहाँ पे बाय कर सकते हैं, और एक अगर गिरावट होती है तो आप जो है और एक अगर आप शेयर बाय कर सकते हैं तो आप 3200, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, आप 50% जो स्टेक है 50 to 40%, और बाकी का जो 60-50% है वो 3200 या 3300 के आसपास भी अगर आपको मिलता है तो आप 50-100 पॉइंट के लिए मत सोचिए, और जो है आप एग्जैक्टली सेम लेवल पे आएगा तो ही अगर आप बाय करोगे। तो अगर आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है कि 5000-6000 तक जो है वो डीमार्ट जाएगा और आपको उतने बड़े रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको 50-100 रुपये के लिए नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अगर ये दोनों जोन के आसपास भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप जो है फर्स्ट एसआईपी और सेकंड एसआईपी जो है वो एडिशन कर सकते हैं। सो आज के दिन अगर देखें तो लगभग 4.5% 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। मुझे भी एवरेज करना है, बट यहाँ पे मैंने एवरेज नहीं किया। तो मेरा ये अनुमान है कि अगर मैं एक साल का यहाँ पे चार्ट बताता हूँ तो एक साल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो 3400 का लेवल है, अगर यहाँ से वापस से इसको सपोर्ट मान के अगर वापस से कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर गिरावट होती है मार्केट के अंदर, और रोज़ 1-2% के आसपास की गिरावट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3400 के लेवल पे आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट अगर 3600-3500 के आसपास अगर आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि वापस से 3500 के आसपास से ही घूम जाए, और ये जो लेवल है वो वापस देखने को आए ना, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि मार्केट के अंदर जो है वो बॉटम बन चुका है ऑलमोस्ट। अब कितनी और सेलिंग होगी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब और सेलिंग की जो है वो जगह बचती हुई देखने को मिल रही है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि जो एफआईज है वो चाइना और यूरोप के अंदर ज़्यादातर पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो है हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि जो है ये एक 3400 का एक लेवल है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है, अगर वापस से गिरावट होगी तो ये 3230 के आसपास, मतलब 3200 के आसपास का ये जो लेवल है, जो 13 मई को आया था, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सो वापस से इतनी बड़ी गिरावट होगी कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 3400 के आसपास भी अगर आपको मिल जाए तो
50% के आसपास का SIP जो है आपको कर देनी चाहिए, ताकि अगर वहाँ से अगर वापस से बाउंस हो गया तो आपको रिग्रेट ना रहे। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर डीमार्ट। अगर आप एवरेज नहीं कर सकते फिर भी आप एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज़ को अपने होल्ड करके रखिए, काफ़ी क्वालिटी स्टॉक है। बट अगर ओवरऑल ग्लोबल प्रेशर है, सप्लाई चेन में प्रेशर है, रॉ मटेरियल्स के अंदर प्रेशर है, तो डीमार्ट अकेला भी कुछ भी कर नहीं सकता। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर डीमार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।